हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि पर्यावरण अध्ययन जो हमारा चैप्टर 3 है ईवीएस में, उसे मैं 2 भागों में कंप्लीट कराऊंगी। इसके पहले मैंने आप लोगों को पादप जगत कराया था। आज हमारा भाग 2 है जंतु जगत। आज हम जंतु जगत के बारे में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जंतु जगत का जनक कौन है? थियोफ्रस्टस, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन या कैरोलस लिनियस? तो इसका जो सही जवाब है, जंतु जगत के जगत अरस्तु माने जाते हैं, जबकि थियोफ्रस्टस पादप जगत के जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, साइनिन के कारण, लाइकोपिन के कारण या मेलानिन के कारण? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है, रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन यानी कि हीम नामक एक कण पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही जवाब है, मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं। जबकि आपको बता दें कि मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं। मछलियों में 2 भाग पाए जाते हैं। सरीसृप यानी जितने भी रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं उनमें उनमें 3 भाग पाए जाते हैं, 3 कक्ष पाए जाते हैं। उभयचर यानी कि जो जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं, उनमें तीन कक्ष पाए जाते हैं, जबकि मगरमच्छ में 4 कक्ष पाए जाते हैं। और पक्षियों में 4 भाग पाए जाते हैं। स्तनधारी में 4 भाग, जबकि काकरोच में 13 भाग पाए जाते हैं हृदय में। काकरोच के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 13 भाग होते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है? डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर, दौड़ भाग करने पर या सभी पर? तो इन सभी से ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आपको बता दें, जो हमारा दिल होता है, जिसे हृदय या हार्ट कहा जाता है, या मनुष्य की बाईं साइड में स्थित होता है। इसका आकार मनुष्य की मुट्ठी के बराबर होता है। जो मुट्ठी होता है उसके बराबर होता है और उसके आकार में भी होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मनुष्य का हृदय 4 भागों में बटा होता है, यानी 4 कक्षों में विभाजित है। और ऊपर वाले 2 भाग आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले 2 भाग नीले कहलाते हैं। हमारा जो हृदय है, या किसी का भी हृदय, वह लगातार धड़कता रहता है और जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला है, हृदय का कार्य खून को साफ करना, खून को विभिन्न रंग देना, खून को पंप करना या अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। तो जो हमारे हृदय का कार्य है वो खून को पंप करना है, यानी ब्लड को पंप करना हृदय का कार्य होता है, और जो 1 मिनट में 72 बार करता है। ये जब ब्लड हमारा पंप करता है हृदय, तो उसमें लब और डव की आवाज़ आती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हृदय की ध्वनि कैसी होती है, तो लब और डव की ध्वनि होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल की धड़कन को हम किससे नापते हैं, तो दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से नापा जाता है, स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। काकरोच, केकड़े जैसे जीवों का खून लाल होता है। सिराओं में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है। तो ये गलत है। सिराओं में ऑक्सीजन नहीं, जब बल्कि सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पाया जाता है। इसमें से जो पल्मोनरी सिरा होता है, जिसे फुसफुस सिरा कहते हैं, उसमें केवल ऑक्सीजन रक्त पाया जाता है। बाकी हमारे धमनियों में ऑक्सीजन रक्त पाया जाता है। और काकरोच और केकड़े का जो खून का रंग होता है ये सफ़ेद होता है। बाकी पहला और दूसरा सही है कि रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है और परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रक्त समूहों में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है? सार्वभौमिक प्राप्त करता है यानी जो सबसे ले सके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए बी। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे ले सकता है। ब्लड ग्रुप हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ओ, ए बी और बी। इसमें से जो ए होता है वो ओ होता है, ये सर्वदाता होता है, यानी किसी को भी दे सकता है, पर लेगा सिर्फ ओ से। जबकि जो एवी होता है ये सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, यानी कि यह सबसे ले सकता है और देगा केवल ए बी को और ए को और बी को, ओ को नहीं दे सकता। ओ केवल ओ से लेगा और देगा सबको।
अगला प्रश्न है, मनुष्य के कितने गुर्दे होते हैं? 1, 2, 3 या एक भी नहीं? तो इसका सही जवाब है मनुष्य के 2 गुर्दे होते हैं। गुर्दा, जिसे आप वृक्क भी कहते हैं, मनुष्य में 2 पाए जाते हैं और यह उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं। मनुष्य में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वह मनुष्य का गुर्दा होता है। इसका जो आकार होता है वह राजमा की फली की तरह होता है। जब रक्त गुर्दे में पहुंचता है तब गुर्दा उसमें से उपयोगी और हानिकारक पदार्थ छान लेता है। उपयोगी पदार्थ को रक्त पुनः अवशोषित कर लेता है और हानिकारक पदार्थ जल में घुलकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है, इसलिए इसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, फेफड़े से क्या चीज़ बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, यूरिया, पसीना या कार्बन डाइऑक्साइड? तो जो हमारा फेफड़ा होता है, जिसे आप लंग्स कहते हैं, उनमें से यह चारों ही बाहर निकलती है। मनुष्य में फेफड़े 2 होते हैं और फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है, यानी कि ऑप्शन डी यह इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अगला है, अपचित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? लीवर में, मलाशय में, गुर्दे में या इन सभी में? तो इसका सही जवाब है मलाशय में। जो मलाशय होता है वहाँ पर जो हमारे अनडाइजेस्ट फूड होते हैं, जो पच नहीं पाते हैं, वह मलाशय में इकट्ठे हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में जब आंतों के द्वारा भोजन का पाचन और अवशोषण हो जाता है तब अपचा हुआ यानी अनडाइजेस्ट भोजन जो होता है वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हुआ अपचा भोजन कुछ समय बाद गुदा के द्वारा मल यानी कि लैट्रिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से, अमाशय से, क्षुद्रांत से या बृहदांत्र से? क्षुद्रांत जिसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन और बृहदांत्र जिसे आप लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अमाशय यानी कि हमारा स्टमक और मुंह यानी कि माउथ। तो पाचन क्रिया जो होती है वो माउथ से ही प्रारंभ हो जाती है। आपको पता है कि हमारे मुंह में टाइलिन नामक लाल ग्रंथि पाई जाती है और भी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो हमारा पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। अगला है, छोटी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3.5 मीटर या 7.5 मीटर? तो इसका सही जवाब है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह 7.5 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया के विषय में किसने खोजबीन की थी? लियोनार्ड रोश, विलियम बोमेट, एडवर्ड जेनर या लुई पाश्चर? तो इसका सही जवाब है विलियम बोमेट। विलियम बोमेट जो थे, इन्होंने पाचन के विषय में खोजबीन की थी। पाचन प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाता है और यह प्रक्रिया मुंह से स्टार्ट होता है, अमाशय में और फिर लास्ट में छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत तक ही होती है। मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। जैसा मैंने आपको अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जो लार होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। और भोजन का पाचन लार ग्रंथि, यकृत यानी लीवर और अग्नाशय द्वारा निकाले गए रसों से होता है। अमाशय में भोजन का पाचन तेजी से होता है क्योंकि भोजन के मंथन के कारण इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाचन भोजन का सबसे तेज कहाँ होता है, तो वह अमाशय में होता है और इसकी खोज किसने की थी? विलियम बोमेट ने की थी। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण या निष्कासन? तो इसका सही जवाब है स्वांगीकरण। यह प्रक्रिया अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने की क्रिया कहलाती है स्वांगीकरण। अगला प्रश्न है, दूध के दांत कितने होते हैं? जो छोटे बच्चों में दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। दूध के जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं। जो हमारे दांत का फॉर्मूला होता है वो 21, 23 बटे 21, 23 होता है, यानी कि प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, ये 4 टाइप के दांत होते हैं और ये 21, 23 बटे 21, 23 होते हैं, यानी ऊपर नीचे बराबर होते हैं। जबकि ये जो छोटे बच्चों में होता है इसका फॉर्मूला, इस छोटे बच्चों को जो फॉर्मूला होता है वो तो 20, 21 बटे 20, 21, यानी कि इनमें जो दूध के दांत होते हैं वो टोटल 20 होते हैं और यह कितने सालों तक रहते हैं? 8 सालों में। 8 सालों में यह दूध के दांत टूट जाते हैं। अगला प्रश्न है,
जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में, आमाशय यानी कि स्टमक में, बृहदांत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, मलाशय यानी एनस या रेक्टम जिसे कहते हैं। तो आपसे पूछा गया जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल और खनिज का अवशोषण जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बृहदांत में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़े से में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जब डायफ्राम अपनी जगह पर आ जाता है तब फेफड़े में ऑक्सीजन गैस भर जाती है। उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़े में वायु ऑक्सीजन भर जाती है। और यहाँ पर क्या दिया है, जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। तो ये गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भरेगा बल्कि क्या भरेगा, ऑक्सीजन भरेगा। जब डायफ्राम अपनी जगह पर आता है तब फेफड़ों में वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। और यहाँ पर क्या दिया, ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर अपोजिट दिया है। जहाँ पर ऑक्सीजन होना चाहिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए वहाँ पर ऑक्सीजन दिया। तो यह दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। लीवर अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिक में बदल देता है। गुर्दे रक्त में से हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं। हृदय के ऊपर वाले भाग, दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले नीले कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भोजन पचाने का सही क्रम कौन सा है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्कार। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऊर्जा निर्माण होता है तो CO2 बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है, यानी जिसे हम O2 के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? शेर, हाथी, गैंडा और जिराफ। तो इसका सही जवाब है हाथी, पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। दोनों अंधेरों में अपनी पूंछ की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जो मैंने आपको EVS का चैप्टर करवाया है उसमें यह टॉपिक मैंने कवर किया है कि जो शेर और बाघ और चीता होते हैं इनकी दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा तेज होती है और ये अंधेरों में अपनी पूंछ की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। और ये जो होते हैं इनके कान, इनके जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है और दोनों की दहाड़ ही बहुत दूर तक जाती है। इतनी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। अगला है, गैंडे की चमड़ी यानी त्वचा कितनी मोटी होती है? 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? तो जो गैंडे की त्वचा होती है वह 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। गैंडा जो है यह पृथ्वी के ऊपर यानी स्थल मंडल में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जीव है। पहला कौन सा है? हाथी है और दूसरा कौन सा है? गैंडा है। इसकी जो आयु है वह लगभग 50 साल की होती है। इसके सींग इसके नाक के ऊपर होते हैं। यह एक सींग वाला भी हो सकता है और 2 सींग वाला भी हो सकता है। गैंडे की चमड़ी यानी त्वचा जो होती है वह बहुत ही मोटी होती है, जिससे मैंने अभी आपको बताया कि 1.5 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो वजन है वो 100 किलो यानी 1000 किलो यानी कि 1 टन के से भी ज़्यादा होता है। 1 टन यानी कि 1000 किलो से भी ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है, गैंडा जो होता है ये शाकाहारी होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब है जिराफ। जिराफ जो है वो पहले अपना एक पैर आगे बढ़ाता है फिर दूसरा। जिराफ जो है यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जानवर है। इसकी जो ऊंचाई है वह लगभग 5 मीटर होती है। जिराफ की आयु जो है वो 25 साल होती है। जिराफ एक दिन में, एक बड़ा जिराफ जो है वो लगभग 45 किलो पत्तियां और घास खा लेता है। जब यह चलता है तब इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं। यह बहुत ही कम सोता है, मतलब यह जो है एक दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोता है जिराफ। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है? व्हेल, पेंगुइन, डॉल्फिन या शथाल? तो इसका जो सही जवाब है वो है पेंगुइन।
पेंगुइन जो है या अंडे देता है, या ना उड़ने वाला पक्षी है और यह पानी में तैर सकता है, या बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, या नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है और ये जो होते हैं वो समूह में होते हैं। व्हेल के बारे में बता दें तो व्हेल पानी में रहता है, परंतु यह स्तनधारी होता है क्योंकि यह बच्चे को जन्म देता है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है और यह फेफड़ों से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। व्हेल मछली और सील मछली जो होती है ये सांस लेने के लिए जल से ऊपर आती है। डॉल्फिन के बारे में अगर आपको बताएं तो डॉल्फिन पानी में रहती है, परंतु यह भी स्तनधारी है, यानी कि ये भी बच्चों को जन्म देती है और यह फेफड़े से सांस लेती है। इसकी जो आयु होती है वो 50 साल होती है। अंधी डॉल्फिन जिसे सुनसु कहा जाता है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह बुद्धिमान और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाने वाला जीव है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।